गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था आप लोगों ने। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन क्या होता है, सेंट्रल डोगमा का कॉन्सेप्ट हमने समझा। और सेंट्रल डोगमा कॉन्सेप्ट को समझते हुए हमने ये समझा कि रेप्लिकेशन प्रोसीजर जो था वो डीएनए से डीएनए को बनाने का था, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद सेंट्रल डोगमा में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है आरएनए का फॉर्मेशन। डीएनए बेस्ड आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जब रिएक्शन करता है तो आरएनए की फॉर्मेशन होती है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो कल थोड़ा सा हमने जीन के बारे में या न्यूक्लियोटाइडों के ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था। एक ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो किसी प्रॉपर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए पाए जाते हैं डीएनए के ऊपर, उन्हें हम बोलते हैं जीन। तो एक ग्रुप ऑफ जो जीन हैं उसको हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के रूप में ले सकते हैं, जो प्रॉपर ट्रांसक्रिप्शन को पूरा करने के लिए, या हम कह सकते हैं हिंदी में अनुलेखन को पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं या अपने तैयार रहते हैं डीएनए के अंदर। तो डीएनए का पूरा स्ट्रैंड जो है वो मैंने आपको बताया था कि 2 स्ट्रैंड में बंटा होता है। एक डीएनए का 5'3" स्ट्रैंड होता है और एक डीएनए का 3'5" स्ट्रैंड होता है। वो स्ट्रक्चर हम समझ चुके हैं पूरी तरह से। डीएनए के जो स्ट्रैंड है वो आपस में नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। उनके बीच में वीक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जो समय समय पर अपने अनुसार रेप्लिकेशन के लिए टूटता और बनता रहता है, जिससे नए न्यूक्लियोटाइड बनते रहते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करें, प्रत्येक डीएनए जो होता है अपने पास ट्रांसक्रिप्शन यूनिट रखता है। मतलब कि अनेक आरएनए के निर्माण के लिए अनेक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है। उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, हम एक डीएनए के टेम्पलेट की जो डीएनए स्ट्रैंड है उसकी स्ट्रक्चर आपके सामने बनी हुई है, जिसके अंदर आपको दिख रखा है कि एक स्ट्रैंड 3 है तो दूसरा 5 स्ट्रैंड है। उसके अपोजिट डायरेक्शन में एंटी पैरेलल होता है, वो 5 और 3 होता है। जब डीएनए स्ट्रैंड की स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर कुछ और चीज़ और बन रही है, दिखाई हुई है इसके अंदर। एक यहाँ पर है प्रमोटर जीन और दूसरा है टर्मिनेटर जीन, और बीच में पाया जाता है इनके स्ट्रक्चरल जीन। इस पूरी यूनिट को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इन तीनों कॉम्बिनेशन से डीएनए के स्ट्रैंड का वो हिस्सा जो इन 3 कॉम्बिनेशन का बना होता है, उन कॉम्बिनेशन जीन के पार्ट को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और तीनों मिलकर ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन या अपने कह सकते हैं आरएनए के निर्माण को या आरएनए सिंथेसिस को पूरा करते हैं। अब थोड़ा सा समझें, होता क्या है, प्रमोटर जीन वो जीन होता है जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। प्रमोटर जीन वो हिस्सा होता है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को प्रमोटर जीन बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि सब कुछ निर्धारण डीएनए ने करना है। किस पार्ट से किस टाइप का आरएनए बनेगा वो डीएनए ही निर्धारित करेगा। तो अपने पास अलग अलग प्रमोटर जीन रखता है, वो भी इस जीन को प्रमोट करना है तो उसका जीन ये है, इस जीन को प्रमोट करना है तो इसका जीन ये है। तो वहाँ पर जिस जीन के पार्ट को या जिस जीन के पार्ट को उसने आरएनए के रूप में बनाना है, उसकी स्टार्टिंग पार्ट को हम बोलते हैं प्रमोटर जीन। और जो जीन बन जाता है, ट्रांसक्रिप्ट हो जाता है, ट्रांसक्रिप्टेड जीन कहाँ तक बनाना है, उस स्थान पर जहाँ वो बनना ख़त्म करेगा उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटर जीन। वो भी डीएनए निर्धारित करता है। मेनली डीएनए के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो 3'5" स्ट्रैंड और 5'3" स्ट्रैंड दोनों स्ट्रैंड के ऊपर प्रमोटर और टर्मिनेटर जीन बना सकता है। लेकिन बात करें आरएनए पॉलीमरेज की, क्योंकि हम ट्रांसक्रिप्शन में समझ चुके हैं आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पर डिपेंड होकर अपने मैकेनिज्म को पूरा करता है, जिसकी सहायता से आरएनए बनता है, जो हम पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज काम करे तो डीएनए का निर्माण होता है। अब डीएनए डिपेंडेंट यदि आरएनए पॉलीमरेज काम करे, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसको हम बोलते हैं कोर एंजाइम। मुख्य एंजाइम होता है हमारा ये, इसको बोलते हैं कोर एंजाइम। तो डीएनए डिपेंडेंट जब आरएनए पॉलीमरेज अपना काम करता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो हमेशा, इसकी खास बात ये होती है,
जिस तरह से डीएनए पॉलीमरेज था वो हमेशा 5'3" एंड में अपने स्ट्रैंड को बनाता है, उस तरह से आरएनए पॉलीमरेज भी अपने नए स्ट्रैंड को 5'3" डायरेक्शन में बनाता है। इसका मतलब जो प्रमोटर जीन है उसके ऊपर डीएनए जो है वो अपने साथ आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ेगा। प्रमोटर जीन क्या करेगा, अपने साथ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को जोड़ेगा और जोड़ने के बाद वहाँ पर वो आरएनए का निर्माण करेगा। लेकिन इसकी खास बात ये होती है कि आरएनए पॉलीमरेज हमेशा 5'3" डायरेक्शन में ही सिंथेसिस कर सकता है या अपने आप को मूवमेंट करा सकता है। 5'3" डायरेक्शन में ही अपने आप को मूव करेगा। जो भी वो निर्माण कार्य करेगा वो 5'3" डायरेक्शन में बोलेगा। इसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीमिंग। इसे हम क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीमिंग। तो आरएनए पॉलीमरेज हमेशा अपस्ट्रीमिंग डायरेक्शन में ही मूव करता है। अब यहाँ पर जो प्रमोटर जीन है वो अपने आप को किसी टाइप से आरएनए पॉलीमरेज या उसको स्टार्ट करने के लिए अपने आप को तैयार करता है। टर्मिनेटर जीन जहाँ से आरएनए पॉलीमरेज अलग होगा या जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो होगा वो पूरा होगा, ख़त्म होगा। बीच के पार्ट को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन मतलब कि वो आरएनए सिंथेसिस बनाएगा और आरएनए का निर्माण करेगा। वो आरएनए का निर्माण करेगा और आरएनए वो मैंने आपको बताया था पिछले टॉपिक में, आरएनए ही आगे जाकर साइटोप्लाज्म में प्रोटीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसे जीन जो प्रोटीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन जीन को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। उनकी सूचनाएं जो हैं वो आरएनए के अंदर होगी और आरएनए साइटोप्लाज्म में जाकर विभिन्न अमीनो एसिड्स को जोड़ने के लिए तैयार करेगा। तो ये स्ट्रक्चरल जीन आरएनए का निर्माण करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो पार्ट है पूरा का पूरा डीएनए का, उसमें से कुछ जो फैक्टर होंगे वो स्ट्रक्चरल जीन के होंगे और वही प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, इस पूरे पार्ट को हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। इसके साथ साथ हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या मशीनरी जो होती है वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए काम में आती है। जिस तरह से हमने रेप्लिकेशन में देखा, रेप्लिकेशन के अंदर जो मशीनरी काम आती है उस मशीनरी के एंजाइम, हमने बहुत सारे एंजाइम देखे। यहाँ पर बहुत ही छोटी मशीनरी या बहुत ही कम एंजाइम जो होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन को पूरा कर लेते हैं। फर्स्ट है डीएनए टेम्पलेट, मतलब कि हमें क्या चाहिए, एक बेस चाहिए। किस पे डिपेंड रहेगा, वो डीएनए पे रहेगा। तो एक डीएनए टेम्पलेट चाहिए। दूसरा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। तीसरा में क्या चाहिए, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए का निर्माण करेंगे तो वहाँ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होंगे। यहाँ आरएनए का निर्माण कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर एडेनिन का होगा, ग्वानिन का होगा, साइटोसिन का होगा और यूरेसिल का होगा। हम डिफरेंस पढ़ चुके हैं आरएनए और डीएनए के अंदर। आरएनए का निर्माण होगा तो वहाँ पर थाइमिन के स्थान पर क्या होगा, यूरेसिल होगा। बाकी सारे नाइट्रोजन बेस वैसे के वैसे होंगे। तो राइबोन्यूक्लियोटाइड, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट और यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट। इसके साथ साथ उन एंजाइमों को किसी मैकेनिज्म के साथ जोड़ने के लिए या एनर्जी के लिए क्या होंगे, मैग्नीशियम और मैंगनीज आयन होंगे, वो को फैक्टर के रूप में काम करते हैं। तो ये हमारी मशीनरी है। तो क्या होगा, ये मशीनरी जो होगी वो इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की सहायता से आरएनए का निर्माण करेगी, आरएनए सिंथेसिस करेगी और पूरी यूनिट जो होगी एक साथ काम करेगी। ये मशीनरी चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट होकर समझना है कि यहाँ पर मैंने दो नाम दे रखे हैं। एक स्ट्रैंड को हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड और दूसरे स्ट्रैंड को हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ये नाम दिए गए हैं और इसी टाइप से आपको याद रखने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आरएनए पॉलीमरेज हमेशा 5'3" डायरेक्शन में काम करता है। इसका मतलब वो डीएनए के किस स्ट्रैंड पर काम करेगा, 3'5" डायरेक्शन वाले स्ट्रैंड पर काम करे, तभी वहाँ पर आरएनए के 5'3" डायरेक्शन के अंदर फॉर्मेशन होगी। क्योंकि इस डायरेक्शन में काम करेगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन होगी, वहाँ पर वो आरएनए पॉलीमरेज वर्क नहीं कर पाएगा या उसके ऊपर मूवमेंट नहीं हो पाएगी उसकी। तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज की ये खास बात होती है कि हमेशा 5'3" डायरेक्शन में मूव करता है। नए न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो 5'3" डायरेक्शन में बनते हैं, 5'3" डायरेक्शन में ही बनेंगे। तो हमेशा 3 और 5 डायरेक्शन के साथ ही आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है और अटैच होने वाले स्ट्रैंड को जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है उसे हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसके अपोजिट स्ट्रैंड को हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड वो हम समझेंगे क्यों कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। इसका मतलब ये है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड के अपोजिट
एंटी पैरेलल वहाँ पर नाइट्रोजन बेस होगी, वो जुड़ी होगी। इसका मतलब यहाँ के जो कोडिंग सीक्वेंस जो दे रखा है इसके अकॉर्डिंग ही mRNA की फॉर्मेशन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम यदि एक डीएनए का स्टैंड बनाए इस प्रकार से, मान लो ये प्रमोटर जीन है, ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये प्रमोटर जीन का पार्ट यहाँ मान लेते हैं, और ये टर्मिनेटर जीन है, इसके बीच में एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, यूरेसिल, सॉरी यहाँ यूरेसिल होगा, ग्वानिन और एडेनिन, ये नाइट्रोजन बेस है, ये स्ट्रक्चरल जीन के रूप में यहाँ पर जुड़े हैं। ये है 3 to 5 और ये है 5 to 3। इसके अपोजिट यहाँ पर कोड क्या होगा, यहाँ होगा यूरेसिल, यहाँ होगा एडेनिन, यहाँ होगा साइटोसिन, और यहाँ होगा एडेनिन, और यहाँ होगा यूरेसिल। ये बात किसकी है, आरएनए की। हम बात किसकी करें, डीएनए की। तो डीएनए के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम डीएनए की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास जो सीक्वेंस होंगे डीएनए के वो क्या होंगे, ये प्रमोटर है, ये स्ट्रक्चरल है, और ये टर्मिनेटर है। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये 3-5 डायरेक्शन में है, ये 5-3 डायरेक्शन में है। तो इसके अपोजिट यहाँ नाइट्रोजन बेस कौन सी जुड़ेगी, थाइमिन, यहाँ एडेनिन, और यहाँ साइटोसिन, और यहाँ ग्वानिन। क्लियर है? थोड़ा और बड़ा बना देते हैं अगर कैमरे में क्लियरिटी नहीं आ रही है तो। थ्री, 5, 3, ये प्रमोटर साइट है, ये टर्मिनेटर साइट है, ये एडेनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, और ग्वानिन है। इसके अपोजिट यहाँ पर थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये इस तरह से डीएनए स्ट्रैंड आपस में नाइट्रोजन बेस बनाते हैं। अब यहाँ पर ये 5-3 डायरेक्शन में यहाँ पर आरएनए अपने आप को मूवमेंट करेगा, यहाँ पर आरएनए अपने आप मूवमेंट करेगा। तो 3-5 स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज अपनी 5-3 डायरेक्शन को मूव करेगा। तो 5-3 डायरेक्शन के अंदर यहाँ इसके सामने ये आरएनए बन रहा है यहाँ से, तो यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होती है, तो यहाँ पर कौन सी आएगी, यूरेसिल, यहाँ पर कौन सी आएगी, एडेनिन, यहाँ पर ग्वानिन, यहाँ पर ग्वानिन, और यहाँ पर साइटोसिन। ये हमारे पास क्या बन गया, एक आरएनए बन गया। जब आरएनए पॉलीमरेज या ट्रांसक्रिप्शन जब पूरा होगा, तो यहाँ पर ये कोड देखो इनके क्या हैं, ये कोड वही हैं जो इसके कोडिंग स्ट्रैंड पर दे रखे हैं। यहाँ पर कोड कौन से मिले अपने को, जो कोडिंग स्ट्रैंड पर मिले, लेकिन डिफरेंस क्या हुआ, जहाँ थाइमिन थी वहाँ यूरेसिल जुड़ गया। तो एक्चुअली में क्या होता है, आरएनए जो बनता है वो उसके जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस जो होते हैं वो डीएनए के कोडिंग स्ट्रैंड के अनुसार होते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। लेकिन डीएनए के ऊपर आरएनए की फॉर्मेशन हमेशा क्या होती है, 3-5 स्ट्रैंड पर होती है। तो जिस स्ट्रैंड के ऊपर आरएनए की फॉर्मेशन होती है उसे हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, और अपोजिट स्ट्रैंड जिस कोड के अकॉर्डिंग स्ट्रैंड होती है, जो नया स्ट्रैंड बनता है उसे हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। अब यहाँ पर इनको 2 नाम और दिए गए हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम एंटीसेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ऐसे स्ट्रैंड जहाँ पर डीएनए के ऊपर आरएनए बनता है उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड या उसको एंटीसेंस स्ट्रैंड बोलते हैं, और जिस स्ट्रैंड एंटीसेंस के अपोजिट होता है उसको हम बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, डीएनए के टेम्पलेट पर आरएनए की फॉर्मेशन होगी तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम किस स्ट्रैंड पर जुड़ेगा। वो डायरेक्शन नहीं देगा, डायरेक्शन यदि दे दे तो आसानी से हम ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। डायरेक्शन नहीं देकर वो इस स्ट्रैंड के नाम दे देता है एंटीसेंस, टेम्पलेट स्ट्रैंड या कोडिंग या सेंस स्ट्रैंड। थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, इसी को इसी तरीके से याद रखना है कि जिस स्ट्रैंड के ऊपर आरएनए की फॉर्मेशन होती है उसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड के एंटी जिस स्ट्रैंड का कोड
वो आरएनए रखता है या जिस कोड को तैयार करता है वो कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। लेकिन इसको कोडिंग स्ट्रैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास आरएनए के एंटी पैरेलल कोड होते हैं। आरएनए क्या होते हैं? एंटी पैरेलल कोड होते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम एंटी-सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं और कोडिंग स्ट्रैंड को हम सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। तो ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। डीएनए टेम्पलेट हमारे पास हो गया, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हो गया जो हमेशा अपस्ट्रीम डायरेक्शन में काम करता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होगी, MgMN पॉजिटिव 2 कोफैक्टर हो गए। अब क्या होगा? एडेनोनिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो एक्टिवेट होगा, इनिशिएट होगा। इनिशिएशन के लिए आरएनए पॉलीमरेज को एक फैक्टर जुड़ना होता है जो क्या कहलाता है, उसको प्रमोटर के साथ जोड़ने के लिए तैयार करता है। ऐसा क्यों? इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमारी जो सेल होती है, न्यूक्लियस होती है, उसमें बहुत सारे डीएनए या आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं जो डीएनए के साथ जुड़ने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन डीएनए ही खुद निर्धारित करता है कि मैंने आरएनए का निर्माण करना है या नहीं करना। तो आरएनए पॉलीमरेज को परमिशन देने के लिए एक इनिशिएशन फैक्टर वो पहले तैयार करता है। इनिशिएशन फैक्टर का मतलब ऐसा फैक्टर जो प्रमोटर को पहचानने का काम करता है। मैंने आपको पहले बताया डीएनए के ऊपर बहुत सारे प्रमोटर जीन होते हैं, बहुत सारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है जो अलग अलग टाइप के आरएनए का निर्माण करती है। आरएनए पॉलीमरेज भी क्या करेंगे, फिर वो अपने हिसाब से वहाँ पर जुड़ने की कोशिश करेंगे भी मैं आरएनए का निर्माण करूँ। लेकिन डीएनए की परमिशन के बिना वो कुछ भी नहीं कर पाते, इसलिए हम जो न्यूक्लियस है या डीएनए उसको हम केंद्र मानते हैं, वो सारा उसके इर्द गिर्द घूमता है। तो यहाँ पर वो अपनी बात को पूरा करता है। किस प्रकार से? आरएनए पॉलीमरेज एक तरह कोर एंजाइम है जो फ्रीली घूमता रहेगा। उसको डीएनए के प्रमोटर जीन के साथ जोड़ने के लिए क्या करेगा, एक सिग्मा फैक्टर देगा पहले भी। इस सिग्मा फैक्टर ने क्या किया, उसको आरएनए पॉलीमरेज को एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, सिग्मा फैक्टर एक तरह का और एंजाइम होता है, एक कोफैक्टर होता है, वो दोनों जब जुड़ जाते हैं तो वो आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम बना लेता है और फिर वो अपने आप को तैयार रखता है किसके साथ जोड़ने के लिए? प्रमोटर जीन के साथ जोड़ने के लिए। जैसे ही प्रमोटर जीन सिग्मा फैक्टर को पहचानता है, ये सीधी सी बात ये है कि प्रमोटर जीन सिग्मा फैक्टर जहाँ पहुँचेगा, सिग्मा फैक्टर को पहचानेगा वो, और पहचान कर आरएनए पॉलीमरेज को वहाँ अटैच कर देगा। सिग्मा फैक्टर के जुड़े बिना आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर जीन को पहचानने की क्षमता नहीं रखता। इसलिए डीएनए ही अपनी तरफ से सिग्मा फैक्टर तैयार करता है जो इनिशिएशन फैक्टर कहलाता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इनिशिएशन या प्रारंभन। ट्रांसक्रिप्शन का प्रारंभन या शुरुआत करना। जैसे ही इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है, आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम बन जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम जैसे ही एक्टिव होगा, वो इन एक्टिवेटेड एडेनोसिन, गुआनोसिन, साइटोसिन और यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट को एनर्जी रिलीज करके एएमपी, सीएमपी, जीएमपी और यूएमपी में बदल देगा और एनर्जी को रिलीज कर देगा। वो एनर्जी कहाँ काम आएगी? जैसे डीएनए पॉलीमरेज में देखा था हमने, एनर्जी कहाँ काम आई थी? वो न्यूक्लियोटाइड बनाने में या नाइट्रोजन बेस को जोड़ने के लिए, तो वो एनर्जी वहाँ पर काम आएगी। ये बाइंड विद आरएनए पॉलीमरेज, तो Mg पॉजिटिव 2 आयनों की सहायता से ये आरएनए पॉलीमरेज को इनके साथ जोड़ता चला जाता है। जैसे ही सिग्मा फैक्टर ने आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर जीन के साथ जोड़ा, जोड़ते ही वो क्या करेगा, इन दोनों फैक्टर के ऊपर, इस स्ट्रैंड के ऊपर इस तरह से आरएनए का निर्माण करेगा, जो किस डायरेक्शन में होगा? 5-3 डायरेक्शन में होगा। स्ट्रक्चरल जीन, आरएनए का निर्माण हो गया। अब एलोंगेशन का मतलब क्या होता है? ये जो सभी न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये 5-3 डायरेक्शन के अंदर आरएनए को बनाती रहेंगी, उसको बोलते हैं एलोंगेशन। जैसे एडेनिन भी जुड़ जाएगा, यूरेसिल भी जुड़ जाएगा, गुआनोसिन भी जुड़ जाएगा, साइटोसिन भी जुड़ जाएगा, फिर मतलब ये जिस प्रकार का mRNA बनाना है वो डीएनए निर्धारित करेगा। तो डीएनए के अकॉर्डिंग उसी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को वो चूज करेगा और वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट उसी टाइप का आरएनए बना देगी। जैसे ही आरएनए बनेगा, स्ट्रक्चरल जीन जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर, स्ट्रक्चरल जीन की जहाँ जहाँ उसकी पोजीशन मिलेगी वो उसके अकॉर्डिंग आरएनए बनाता रहेगा। जैसे ही उसे टर्मिनेशन फैक्टर मिलेगा, मतलब कि डीएनए ही निर्धारित करेगा कि किस स्थान से आरएनए के निर्माण को रोकना है। अब रुकेगा कब आरएनए?
जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम वहाँ से हट जाएगा। क्यों? जब तक ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम टेम्पलेट स्टेट पर मूव करता रहेगा, क्योंकि अपने पास एक्टिव उसके पास सिग्मा फैक्टर ने उसको जोड़ दिया, जब तक वो मूव करता रहेगा जब तक उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। पूरे 3-5 स्ट्रैंड के ऊपर वो 5-3 डायरेक्शन के अंदर आरएनए की एक लंबी चेन बनाता चला जाएगा। ये कब तक चलेगी? जब तक कि उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। रास्ता कौन बताएगा? वही डीएनए। उस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का जिस तरह से एक प्रमोटर जीन है जो क्या करता है, सिग्मा फैक्टर को अपने साथ जोड़ने के लिए तैयार करता है, उस तरह से टर्मिनेटर जीन भी क्या रखता है अपने पास, रो फैक्टर रखता है। ये रो फैक्टर क्या होता है? टर्मिनेशन फैक्टर होता है। ये जिस तरह से सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को अपने साथ बाइंड करता है और उसे प्रमोटर जीन को पहचान कर डीएनए टेम्पलेट पर जोड़ने के लिए तैयार करता है, उसी प्रकार टर्मिनेशन के समय वहाँ पर एक फैक्टर होता है रो फैक्टर। जैसे ही रो फैक्टर मिल जाता है आरएनए पॉलीमरेज वहाँ से टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट मतलब उससे अलग हो जाता है। जैसे ही अलग होगा पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा और उस स्थान पर आकर वो डीएनए से अलग हो जाएगा। जैसे डीएनए से अलग होगा हमारे पास एक आरएनए बन जाएगा। तो इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो होती है वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीजर को अप्लाई करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट सेल और ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट सेल। दोनों में बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोट सेल के अंदर न्यूक्लियस या डीएनए सिंपल तरीके से पाया जाता है, जो डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं। यूकैरियोट के अंदर डीएनए जो होता है बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो दोनों का ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीजर अलग अलग होता है, लेकिन यूनिट वहाँ भी काम करती है। वो यूनिट किस प्रकार से काम करेगी, किस प्रकार आरएनए पॉलीमरेज वहाँ पे काम करेगा, डीएनए किस प्रकार से काम करेगा, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किस तरह से काम करती है, किस तरह से आरएनए पॉलीमरेज होता है वो डीएनए का निर्माण करता है। तो यहाँ तक ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट था, इम्पोर्टेंट है ये, हमें इसको नहीं भूलना है। इसे टेम्पलेट स्ट्रैंड क्यों बोलते हैं, इसको एंटीसेंस स्ट्रैंड क्यों कहते हैं, इसको कोडिंग स्ट्रैंड क्यों कहते हैं, इसको सेंस स्ट्रैंड क्यों कहते हैं। स्ट्रक्चरल जीन वो जीन जो आरएनए का निर्माण करता है और आरएनए का निर्माण होगा तो उससे रिलेटेड प्रोटीन का निर्माण होगा, उससे रिलेटेड अमीनो एसिड जो होंगे वो आपस में जुड़ेंगे। तो हम वो आगे का टॉपिक है बाद में देखेंगे। पहले हम ये समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कि ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट एंड ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। यदि ये टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।